हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पैरामीटर के बारे में कि सिटीजनशिप जो है वो कैसे एक्वायर करी जा सकती है। अभी तक हमने 4 पैरामीटर कंप्लीट कर लिए हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड, बर्थ के बेसिस पर, डेसेंट के बेसिस पर, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर, नेशनलाइजेशन के बेसिस पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी कल को इंडिया का पार्ट बन जाए, जल्दी बताओ कैसे बनेगी इंडिया का पार्ट? कौन सा आर्टिकल का यूज़ होगा यहाँ पर? जल्दी बोलो। सबकी बात मान लेता हूँ, आर्टिकल 1, 2, 3 कह लो। वन भी तो बोलता है ना कि एक्वायर कर सकते हैं, बस दे नहीं सकते, है ना? ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो यानी कि बाकी सबको हटाते हुए नॉर्मल बात अगर करें आर्टिकल 1, और अगर और अच्छा बोलना है अगर इसको तो पार्ट 1 बोल दूँ कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जो भारत की सरकार है वो स्पेसिफाई ये करती है कि जब भी कोई फॉरेन टेरिटरी अगर हिंदुस्तान का पार्ट बन गई है ना, मर्ज हो गई अगर उसके अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई ये करती है पर्सनस हु अमंग द पीपल ऑफ द टेरिटरी शैल बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यानी कि अब जो वो फॉरेन टेरिटरी थी, लेकिन अब क्योंकि वो इंडिया का पार्ट बन चुकी है तो उसके नागरिक भी अब हिंदुस्तान के नागरिक ही कहे जाएंगे। तो यानी कि सिटीजनशिप ऐसे उनको मिल जाएगी। सच पर्सन्स बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट। सरकार एक गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए, आप ये चीज़ जानते होगे ना, ऑफिशियल ऑर्डर जब भी सरकार कुछ देती तो गैजेट नोटिफिकेशन जारी करा जाता है, जिसको कुछ ऐसा बोलते हैं ना, ये गैजेट नोटिफिकेशन। ठीक है, कुछ नहीं होता है, काइंड ऑफ सरकार की क्या बोलोगे आप इसको, सरकार की मैगजीन होती है या फिर मतलब एक ऑफिशियल तरीके से एक मैगजीन, एक नोटिफिकेशन होता है, बुलेटिन बोर्ड होता है एक प्रकार से सरकार का, जहाँ पर सरकार नोटिफाई करती है। जैसे कॉलेज में कल को कोई इवेंट होने वाला है तो नोटिस बोर्ड पे कुछ लगा देते हैं ना, जैसे। तो ऐसी ही सरकार जो होती है, जब उसको कुछ अनाउंस या कुछ ऐसा कुछ बताना होता है, कोई डेट बतानी होती है कि इस दिन से ऐसा होगा वैसा होगा, ये इवेंट होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है, तो वो गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं हर जगह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब पौंडीचेरी भारत का पार्ट बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर, आप देख रहे हो, एक्ट तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑर्डर 1962 पास करा अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। यानी कि बेस था सिटीजनशिप एक्ट 1995, ये बेस था। इस बेस के ऊपर जो पिलर खड़ा करा वो पौंडीचेरी ऑर्डर खड़ा करा, ये पिलर था पौंडीचेरी ऑर्डर। ये जो आपको दिख रहा है ये पिलर, इस बेस के ऊपर बेस ये था। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, यानी कि ये ऑर्डर पास करने की पावर भी इस एक्ट से डिराइव्ड हुई है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना इसमें से निकल कर के, जब फॉरेन टेरिटरी कोई भी इनकॉर्पोरेट होती है तो क्या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या फिर कोई भी एक एक्ट पास करा जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाता है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये वाला काम हो जाता है, सिर्फ ऑर्डर पास करना पड़ता है, और जिसको हम ऑफिशियली बोलते हैं एक गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए ऐसा करा जा सकता है। आप लोगों ने शायद से एक मूवी देखी होगी नायक, अनिल कपूर की, जिसमें वो सीएम बनता है एक दिन को। अगर ध्यान से उसको कभी देखा हो, ये तो हर घर में चलती हैं पिक्चरें, किसी ने नहीं देखा, सब गवार हो, देखी होगी ना। तो गैजेट नोटिफिकेशन जो है तुम अपनी बात करो सर, सबका मैं डिसाइड कर लूँगा। ये लोग बोलते नहीं है ना, हाँ में ला देते हैं ज़्यादातर। तो गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो जारी करा गया था उसमें, जब उसको सीएम बनना था, जब उसके वकील होते हैं ना सजेस्ट कर सकते हैं कि ये तो चौहान साहब तो मुंह फाड़ कर चले आए हैं कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, तो वो बोलते हैं गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए ऐसा करा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद टेरिटरी में, क्योंकि टेरिटरी हमने एक्वायर करी है मयूर, बाहर से ली है, मतलब जैसे इसका पौंडीचेरी नहीं समझ में आया, मैं एक अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। सिक्किम मान लो, चौगियाल याद है, चौगियाल, बस ऐसा मान लो, फॉरेन टेरिटरी तो थी, वो आके मर्ज हो गई हमारे पास। वो याद है दूध और चीनी वाला कंसेप्ट? हाँ, उसका बेस यही आएगा, क्योंकि बाहर की थी। अब हम आगे एक बार बताओ, वो कहें हम ना थोड़े टाइम के लिए सोचेंगे, तो सोचते रहो भाई, नागरिकता नहीं मिलेगी तुम्हारे बंदों को, सोचते रहो। अगर ज्वाइन करोगे, आज के टाइम में देखो क्या होता है, किसी को ज्वाइन करना होता है ना, मैं इसका बात क्लियर भी कर देता हूँ अगर आप लोगों को डाउट है ना, आज के टाइम में किसी को अगर भारत को ज्वाइन करना होता है ना,
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो अब रहा नहीं, वो तो एक प्रिंसली स्टेट्स के लिए बनाया गया था ना। अगर किसी को डाउट लगता है ना, मैंने क्लियर कर चुका हूँ उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले लेक्चर में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक टेम्पररी प्रोविजन थी 565 जो प्रिंसली स्टेट से जब वो मर्ज हो गए थे तो वो लैप्स कर गया था। ये वाली बात आई थिंक सबको पता है, नहीं पता होगी तो आज थोड़ा सा ब्रेन ओपनिंग एक बात पता लग गई होगी। लेकिन उसके बाद से जब संविधान बन गया, आज़ादी की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई, हमारा संविधान लागू भी हो गया 26 जनवरी 1950 से, तो फिर हुआ क्या? फिर ये होता है कि अलग अलग तिकड़म है। जैसे कुछ बातें आपने ऊपर देखा है चैप्टर में संविधान में बोल रखी हैं, जो संविधान में नहीं बोल रखी हैं वो चैट में बोल रखी हैं। ये वाला पॉइंट एक बात और लेवल पर जाके बता रहा है, तीसरा लेवल के जो संविधान में भी नहीं है। इस एक्ट को बेस बनाकर एग्जीक्यूटिव एक्शन यूज हो सकता है, लेकिन वो कौन सी सर्कमस्टांस में? जब कोई एक टेरिटरी ये बोल रही है हमें भारत का पार्ट बनना है, हमें मर्ज कर लो, ये दूध का गिलास अगर आपका फुल है तो सिर्फ चीनी की तरह हमें घोल लो, हम इसमें मिठास का काम करेंगे, बर्डन नहीं फैलाएंगे कि दूध बिखर गया गिलास से बाहर आगे। ठीक है। अच्छा, ये जो दूध और चीनी वाला कंसेप्ट है ना, ये आप क्या कहते हैं उसको, एनेक्डोट में यूज़ कर सकते हो, ऐसे राइटिंग में स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई भी कहानी ऐसी देने के लिए ये आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा कि जब भी जैसे रेफ्यूजी के ऊपर आए ना कि रेफ्यूजी का कोई टॉपिक है या मेंस आंसर राइटिंग में वो आपसे पूछे रेफ्यूजी की अलग अलग दिक्कत होती है, हालांकि उनको इंसानियती नज़रों से देखा जाना चाहिए लेकिन फिर भी कंट्री के ऊपर वो पैदा कर देते हैं। लेकिन उनको हम पता है कैसे लिख सकते हैं? जैसे रेफ्यूजी के ऊपर मैंने एक आंसर लिखा था, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। मैंने रेफ्यूजी को जैसे पूरी उनकी बुराइयाँ कर दी पहले, मैं फिर उनको पता है कैसे लिख कर आता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप उनको बर्डन की तरह क्यों देख रहे हो? इकोनॉमिक्स तो ये कहती है कि हर एक लोग जो होते हैं वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होते हैं। अगर आप उनको अच्छी सी हेल्थ केयर दो, एजुकेशन दो, ट्रेनिंग दो, तो वो तो आपकी बढ़ती हुई इकोनॉमी के इंजन में 4 लीटर पेट्रोल और डाल जाएंगे, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी तेज़ हो जाएगी। ये लाइन मुझे बहुत अच्छे नंबर दिलवाती है हमेशा कि अगर 400 लोग आ रहे हैं तो एक प्रकार से वो 400 लीटर का तेल डाल जाएंगे आपकी इकोनॉमी के बहते चलते हुए पहिए के अंदर, इंजन के अंदर, और आपकी इकोनॉमी वहाँ से रन करने लगेगी। और कभी आजकल तो मैं ये भी यूज़ करने लगा हूँ, आजकल मेरा फेवरेट टर्म रॉकेट बन गया ना, तो रॉकेट इकोनॉमी बन जाएगी आपकी, ये भी टर्म यूज़ करने लगा हूँ आजकल मैं कभी शेयर करूँगा अपनी आंसर राइटिंग आपके साथ। लेकिन मैं अभी उस लेवल तक इसलिए नहीं लेकर जाना चाहता कि एक बार आप लोग ख़त्म कर लोगे ना तो आप भी फिर उस लेवल तक आ जाओगे, अभी वरना फिर घबरा जाओगे और फिर मेरी वाली ट्रिक्स अपनाने की कोशिश करोगे तो अभी इतनी नॉलेज ही नहीं है, फिर आपको अपने आप पे शक होने लगेगा। तो हर चीज़ एक वक्त के साथ अच्छी लगती है, तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें छुपा कर भी मुझे रखनी पड़ती हैं आप लोगों से। स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स कवर्ड बाय असम अकॉर्ड। असम का मुद्दा अब यहाँ पर अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली, पता है क्यों नहीं आने वाली? मैं आपको बता तो चुका ही हूँ, असम में बांग्लादेशी जो माइग्रेंट्स आए थे, फिर मैंने आपको रोहिंग्या का इशू भी पढ़ाया, फिर मैंने ये भी पढ़ाया कि कल की क्लास में कि बांग्लादेशी सरकार इस बात को डिनाई कर देती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे रेफ्यूजीज़ आए ही नहीं है। अब क्या हुआ, हमारा देश हो रहा था आग बबूला। तो हुआ क्या, आग बबूला मतलब कहाँ से, कौन सी साइड से? जब ये इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 ख़त्म हो गया, बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ यहाँ पर आ गए, असम के लोगों को ये लगा कि वेरियस जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये बांग्लादेशी माइग्रेंट यहाँ पर आकर भर्ती होते चले जा रहे हैं और हमारी जॉब छिन जाएगी। जैसे होता क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल अब ये वाली बात दिक्कत वाली बात क्यों? आप कहोगे अपने कैलिबर के हिसाब से तू जॉब ले, उनको अपनी लेने थे। देखो होता क्या है, हर एक रीजन में लिमिटेड जॉब होती है। आप ऐसा समझ के मान लो, अगर इस देश में सिर्फ 50 लोग रह रहे होते, और यूपीएससी में अभी जितनी सीटें चल रही हैं 750-800 के आसपास, तो यानी कि सब लोग आईएएस आईपीएस बन गए होते हैं। लेकिन क्योंकि करोड़ों की आबादी और लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से 50,000, मतलब मैं एक आंकड़ा जो सिंसियर मानता हूँ, 5,000 से 55,000 तक का आदमी सिंसियर होता है। सिंसियर इन द सेंस कि भले उसकी डायरेक्शन ठीक ना हो, लेकिन वो अभी तक किसी ना किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था, वो एक अटैम्प्ट देकर देखना चाहता है, वो एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस लाना चाहता है कि वो प्रीलिम्स निकाल ले। अब लेकिन भसड़ तो बहुत है ही ना, 800 सीटें, उसमें से भी जर्नल, एसटी, एससी, ओबीसी, मलाई पे मलाई, यानी कि ट्रिपल क्रीम दूध को डबल क्रीम बना दिया, टोन्ड बना दिया, डबल टोन्ड बना दिया, ये ऐसा चलता रहता है। और भसड़ कितनी है सारी दूध पीने वालों की। तो यहाँ पर ऐसे कुछ असम के अंदर हुआ, लोगों ने बोला जॉब जा रही है। अब जॉब का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था,
10,000 मतलब मान लो वहाँ पर कहीं पर एक काम करने के लिए पैसे मिल जाते हैं बंदे को। अब बाहर से कोई बंदा आया है, उसके लिए तो भाई सबसे बड़ी एक मुशक्क़त वाली बात यह है कि भैया मेरा घर परिवार बीवी बच्चे मुझे दिख रहे हैं, मुझे तो रोटी खिलानी है इनको। तो वो लोग मान जा रहे थे जॉब करने के लिए 5,000, 2,000, 3,000 इनके रेट पर भी। तो अब कंपनी का ओनर है मेरे जैसा, जब मेरा काम कोई 5,000, 3,000 में कर रहा है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, राम मेरा काम करे चाहे श्याम करे चाहे कोई भी बंदी करे मेरा काम, मुझे तो अपने पैसे बचाने हैं ना। हर एक एंटरप्रेन्योर या जॉब देने वाला तो यही सोचेगा, काम जब उतना ही हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पैसे बचाने हैं। तो असम में ये चीज़ होने लगी और लोकल असामीज़ की लोग जो जॉब थी वो जा रही थी। अब इसको इतना तो आप समझ ही गए हो। और यहाँ पर मैंने आपको 2 पार्टीज़ के नाम भी बता दिए थे जो इस मुद्दे पे पार्टीज़ बनी थी असम की लोगों की आवाज़ों को रखने के लिए। असोम गण संग्राम परिषद और आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। और मैंने बताया था ना, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता रहता हूँ, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर अपनी शादी में बैठा था देश में, ठीक है। स्टूडेंट नहीं, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ही पार्टीज़ बना ली थी, ठीक है। मैं समझाऊंगा पोस्ट इंडिपेंडेंस में, डोंट वरी, बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, वहाँ का फिर फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 जो है ये आता है। अब देख रहे हो, अभी तक आपने इस चैप्टर में अमेंडमेंट वर्ड नहीं सुना था, अभी इसका अमेंडमेंट हो गया और 1985 में अमेंडमेंट करनी पड़ी हमें। यानी कि 1995 का एक्ट जो था वो कोलैप्स कर गया, उसकी जगह एक उसमें अमेंडमेंट करी गई, ठीक है। और इसमें क्या ऐड करा गया भाई, अमेंडमेंट हमेशा यही तो होता है ना, कोई चीज़ रिफ्रेश करने के लिए, ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए। इसमें ऐड क्या करा गया, स्पेशल प्रोविजंस ऐड करे गए लोगों की नागरिकता से रिलेटेड। लेकिन किसकी नागरिकता, अब देश में ऐसा क्या हो गया है, असम एक अकॉर्ड जो साइन हुआ था उससे, ठीक है। अब असम अकॉर्ड क्या है, यही कि रेफ्यूजीज़ वगैरह को आइडेंटिफाई करके असम की सरकार वगैरह ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि उनको आइडेंटिफाई करके इनको वापस बांग्लादेश भेज दो। लेकिन ये ना इतना आसान नहीं होता। जब हमें किसी रेफ्यूजीज़ को वापस उनके देश भेजना पड़ता है ना, तो वो एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बन जाता है या ट्राईपार्टाइट इशू बन जाता है। ट्राईपार्टाइट आप सुनते होगे कि जानते होगे कि 3 लोगों के जब मुद्दे किसी चीज़ में शामिल हो, कैसे बन जाता है, दिखाता हूँ। एक तरफ जो स्टेट वो प्रभावित है, मतलब कंट्री की एक जो स्टेट है वो प्रभावित है, जैसे हमारे केस में असम प्रभावित है। एक वो फॉरेन नेशन जिनको जहाँ पर ये भेजना है, जहाँ की ओरिजिनल मतलब माइग्रेंट्स हैं, जहाँ पर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। और फिर एक हमारी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब इसने इसके ऊपर प्रेशराइज करा तो ये पूरा लिस्ट वगैरह बनाकर, तिकड़म वगैरह बनाकर रेडी तो है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये वापस इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये चीज़ होता है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं उनके बीच में कभी कभार खटास पैदा हो सकती है, ये चीज़ होता है। तो ये फॉरेनर्स इशू के साथ रिलेटेड था। तो यहाँ पर आप समझ गए प्रीलिम्स का अगर क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 हुआ क्यों, तो आप बोलना 2 कीवर्ड याद रखना, असम अकॉर्ड उसका मुद्दा था और फॉरेनर्स इशू उसका मुद्दा था। लेकिन ये कहाँ की फॉरेनर की बात हो रही है, कौन सी कंट्री, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एलियन भी बोल सकता हूँ। मतलब अब एलियन से आप इतना तो समझ गए ना, एलियन नेगेटिव वर्ड नहीं होता। अभी हम दुश्मनी और उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हैं, कोई भी कंट्री जो इंडिया के बाहर है वो एलियन ही है, ठीक है। अब क्या बोला गया इसके अंदर, क्या अमेंडमेंट क्या करी गई, सारे के सारे जो पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो असम आए, इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो असम आए 1 जनवरी 1966 से पहले, 1966 को 66 ही बोलते ना, 1 जनवरी 1966 से पहले, सही बोल रहा हूँ ना मैं, 66 ही बोलते ना इसको, 66 को, हाँ, बांग्लादेश से आए और जो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हैं असम के अंदर, यानी कि 1 जनवरी 1966 से वो पहले बांग्लादेश से आए थे, ठीक है, और वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है असम के अंदर, क्योंकि मेन मुद्दा ये असम है, मैंने पहले ही बता दिया, आपको बेस कवर करवा दिया। तो अभी इंडिया का एंगल बाद में लेकर आना, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। अब क्या होगा, क्या बोला गया इसके अंदर, फिर से इस लाइन को एक बारी अच्छे से इत्मीनान से पढ़ो। सारे के सारे वो पर्सन्स इंडियन ओरिजिन के जो असम आते हैं 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से, और जो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है असम के अंदर, सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू असम,
इनको सिटीजन मान लिया जाएगा। कब से मान लिया जाएगा? गैजेट नोटिफिकेशन में क्या बोला गया? एज फ्रॉम 1 जनवरी 1966। बस इससे पहले आपको आना है और 1 जनवरी 1966 से वो सिटीजन है। अब यहाँ पर मतलब मुद्दा क्या है कि ये वाली बात क्यों बोली गई कि जो रेफ्यूजीज आए ना उनको आइडेंटिफाई करा जा सके, क्योंकि ये भिड़प मुद्दा स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पर इन्होंने वैसे गलत लिख रखा है, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट यही है। लक्ष्मीकांत ने जो कॉपी करा ओरिजिनल टेक्स्ट वैसे यही है, लेकिन सरकार ने इस टेक्स्ट को गलत लिख रखा है। क्यों भाई? बांग्लादेश स्थायी का प्रॉपर तरीके से शब्द बताओ ना, ईस्ट पाकिस्तान बोलो ना इसको। 1966 की जब तुम बात कर रहे हो तो बांग्लादेश जैसी तो कोई टर्म इन्वेंट ही नहीं हुई थी पूरे वर्ल्ड में। इस पृथ्वी पर तो ये ऐसा कोई टर्म ही नहीं यूज़ होता था। तो अब मैं इस लाइन को फिर से बोलता हूँ, अब समझ में आ जाएगी ये लाइन। सारे के सारे वो पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के हो, मतलब उनकी जो जड़ हो वो हिंदुस्तान से कनेक्टेड हो, उनके माता पिता वगैरह कहीं ना दादा दादी। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, ये सब कुछ हमारा पार्टी तो था, ये सब कुछ हमारा पार्टी तो था 1947 से पहले। वेस्ट पाकिस्तान क्या हम नहीं थे? हम ही थे वो भी। ईस्ट पाकिस्तान क्या थे? हम ही थे वो तो पाकिस्तान ने दूसरा एरिया मांगा था ना ईस्ट पाकिस्तान के नाम से, इसलिए हमें देना पड़ा। तो इसलिए जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन, तो ये वाली कंडीशन तो बहुत लोग फुलफिल कर लेंगे, बहुत परिवार फुलफिल कर लेंगे। वो कहेंगे अभी तो मेरे पिताजी जिंदा हैं, ये तो जो भारत जब बिखरा नहीं था, अनडिवाइडेड भारत था पार्टीशन से पहले, तो ये लोग तो सब उधर के ही, और सब लोग उधर के ही थे। हर एक ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के लोग। साल देखो ना 1966, 1947, 19 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑल पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो असम आते हैं 1 जनवरी 1966 से पहले। अब मैंने आपको बता दिया ये। अब आप कहोगे डेट क्यों? भाई इसका लॉजिक कुछ नहीं है, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं जानना, सरकार ने डिसाइड कर रखा है। ये फिर शेख मुजीबुर रहमान की लाश पे जाकर उससे पूछो जाकर कि ऐसा क्यों हुआ था तुम्हारा, ये सब चीज़ें, या फिर जो भी हमारे प्रधानमंत्री थे उनसे जाकर पूछो उस टाइम पर। इसको छोड़ो, इतनी डेप्थ में मत जाया करो किसी सब्जेक्ट में हमारे पास, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड तैयारी ही करी जा सकती है उसके अंदर। हमें फुल में से फुल मार्क्स नहीं चाहिए, हमें सिंगल डिजिट रैंक चाहिए और सिलेक्शन चाहिए बस। सारे पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के हों, जो असम आए हों 1 जनवरी 1966 से पहले। अब असम का मुद्दा मैंने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर असम ही क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि असम के लोग ही परेशान थे। बांग्लादेशी रेफ्यूजीज असम के बॉर्डर से ही घुसे थे और वहीं पर आके बहुत सारे लोग सेटल हो गए थे, बांग्लादेश से आए हों, और वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो असम के अंदर सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू असम। जब से वो आए हों और वो ऑर्डिनरी वहीं रह रहे हो असम के अंदर, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार कह रही थी कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, फिर आपको लोकल आसामीज हर्ट नहीं करेंगे, फिर आपको लोकल आसामीज हर्ट नहीं करेंगे। 1 जनवरी 1966 से पहले आप आए हो, ये नहीं फिर आप देश के अलग अलग कोनों में मंडरा रहे थे, आप ऑर्डिनरीली असम के अंदर ही रिसाइड कर रहे थे, तो आपको वो मिल जाएगी नागरिकता। अब आप सोचो मैं यहाँ पे ही घूम लिया, वहाँ पे भी घूम लिया, अब सिटीजनशिप कार्ड बनना शुरू हुए हैं तो चलो वापस असम चलो, नहीं। दूसरी स्पेशल प्रोविजन, एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो असम आया, एक तो हो गया बिफोर 1 जनवरी 1966, हमने पहले पॉइंट में कवर करा। अब कुछ लोग बाद में भी तो आए होंगे ना 1 जनवरी 1966 के बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले, क्योंकि इस टाइम पर वॉर हुई थी, कहाँ से आए होंगे ये लोग? फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश बोल लो, और जो ऑर्डिनरीली असम में रह रहे हैं सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू असम, इनको कैसे नागरिकता मिलेगी? वो डिटेक्ट करे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपना एज अ फॉरेनर। आप सिटीजन सबसे पहले नहीं होंगे, आप अपना पहले फॉरेनर की टाइटल लेकर आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना, किसी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाकर, या जो भी सरकारी दफ्तर आपको बताया गया है, आप वहाँ पर जाके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ अपने आप को फॉरेनर करवा के, ठीक है, बिकॉज यू हैव बीन डिटेक्टेड एज अ फॉरेनर। अब आप कहोगे मतलब इनसे बोला गया कि सर हम फॉरेनर क्यों हैं, तो हम इनको बताएंगे जब ये ऑफिस आएंगे, आप वहाँ बैठे हुए आप कहोगे देखो डेट थी 1 जनवरी 1966, आप 1966 और न्यू ईयर के बाद आए हो, 1966 का जो न्यू ईयर था आप उसके बाद आए हो, और 25 मार्च 1971 से पहले पहुँच गए, तो शुक्र करो कि इतना भी आपको मिल रहा है, ठीक है। सच आ रजिस्टर्ड पर्सन, अपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, अब इसको माना जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन कब? सारे पर्पज से इसको सिटीजन मान लिया जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं। एज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज अ फॉरनर, मतलब जब से इसको फॉरनर आइडेंटिफाई करा गया ना, इसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा ली। जैसे ही 10 साल ये ख़त्म हो जाएंगे इसके, इस फॉरनर के रजिस्ट्रेशन कार्ड के,
जैसे ही ये डेट एक्सपायर हो जाएगी 10 साल की, जिस दिन से इसने अपने आप को रजिस्टर करवाया फॉरेनर के तौर पर, यानी कि मान लो इसने अपने आप को 1968 में 30 नवंबर को, माय बर्थडे, 30 नवंबर को इसने आपको रजिस्टर करवाया एज फॉरेनर। 10 साल हो जाने दो, 30 नवंबर 1978। तो इसको फॉरेनर 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 कहना बंद करेंगे हम लोग, और अब इसको बोलेंगे हम प्रॉपर, कहाँ गया, सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसको हम प्रॉपर बोलेंगे एज सिटीजन ऑफ इंडिया। बट एक सेकंड, बट ये जो 10 साल का समय होगा जब तक उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया एज फॉरेनर, इसके पास सारे राइट्स होंगे, सारी ऑब्लिगेशन भी होगी। अंधाधुंध ऐसा कुछ भी नहीं है कि नंगा नाच कर रहा है रोड पे जाके। देश के सभी कानून और सभी अधिकार इसको मिलेंगे, बस राइट टू वोट नहीं मिलेगा। मौलिक अधिकार भी मिल जाएंगे। आपको इतना तो पता है ना, मौलिक अधिकार जो कुछ कुछ होते हैं वो तो टूरिस्ट के लिए भी होते हैं, ये तो जानते हो ना। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, अरेस्ट ऐसे नहीं करा जा सकता बिना उसके रीज़न के, वरना कोई आएगा नहीं, अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगी नहीं इंडिया। सारे नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं, ये तो ना तो मानते ना। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो इतनी मैच्योरिटी तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हो ना कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड जो इंडिया अराइव हो रहा है, लेकिन सारे नहीं होते, सारे फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे, है ना। तो अशप्रीत जो आपका डाउट है वो ये है, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये 1 जनवरी 1966 के बाद जो लोग आ रहे हैं और 25 मार्च 1971 से जो पहले आ रहे हैं, ऑर्डिनरीली वो असम में रहने चाहिए। उसके बाद उनको बोला जाएगा कि तुम अपना पहले ना एक सरकारी दफ्तर में जाकर, जो भी एलोकेटेड होगा, जो भी उस ज़माने का सरकारी दफ्तर होगा, वहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर करवाओ एज फॉरेनर। तुम 10 साल तक फॉरेनर रहोगे जिस डेट पर तुमने रजिस्ट्रेशन करवाई। जैसे मैंने ऊपर वाले केस में एग्जांपल दिया, 30 नवंबर 1968 को किसी ने अपने आप को रजिस्टर करवाया, तो वो 30 नवंबर 1978 तक वो फॉरेनर रहेगा। इस बीच, इसके दौरान, जब तक ये फॉरेनर का इसके पास सर्टिफिकेट है, रजिस्टर्ड एज फॉरेनर, सारे राइट्स और सारे ऑब्लिगेशन इसके पास रहेंगे जो कि भारत के एक नागरिक के पास होते हैं, बस वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। जिस दिन ये 10 साल का समय लैप्स कर जाएगा तो इसका ये जो फॉरेनर का जो सर्टिफिकेट है इसको फाड़ दिया जाएगा, और इसको ये कहेगा भाई क्यों फाड़ा, बकलोल है क्या? तो वो कहेंगे गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हें सिटीजनशिप मिल गई है, ये 10 साल का टाइम पीरियड लैप्स हो गया। बताओ कोई भी दिक्कत? वो नहीं फिर नहीं है ना, ये कंडीशन देखो ना, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन असम, ये चीज़ है। ये तो नहीं घूम फिर के एक दिन पहले आ गए हो, 10 साल का टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, चलो चलते हैं, ये चीज़ है। वरना जहाँ ऐसे सिटीजनशिप बढ़ रही हो, एक बार बताओ लोग क्यों रहते हैं अमेरिका वगैरह से, इतने छुट्टियाँ चल भी रही होती तो क्यों नहीं आते वापस? बताओ। वो कहते हैं ना वापस आना मुश्किल हो जाएगा, वो हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज काउंट होते हैं, वो होते हैं, ये सब कुछ होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।